गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 की साइंस का है। इस पूरे चैप्टर को आज हम इसी क्लास में फिनिश करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहीं पर अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल चेंज जब होता है तो किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल के जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन की प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होती है, रिस्पिरेशन की प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसी बहुत सी रिएक्शन हमारे चारों तरफ चल रही है और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। दूसरा टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम रिबन पे ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मैंने एक सेंटेंस में इसको बोला। अगर मैं मैग्नीशियम को सिर्फ Mg से दिखा दूं सिंबल से, ऑक्सीजन गैस को O2 से दिखा दूं और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दूं, तो जिस बात को, जिस रिएक्शन को मैंने एक सेंटेंस में बोला, वर्ड्स में बोला, उसको मैंने दिखा दिया सिंबल के फॉर्म में, तो हम इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हर बार तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चेक करूं कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, राइट। ये तो पॉसिबल नहीं। तो हम बाहर से देख के कैसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी साइंस या इंडिकेशंस क्या होते हैं जिससे हम ये बता दें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहला साइन या इंडिकेशन हमको मिलेगा अगर स्टेट में बदलाव होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। देखो जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके MgO का फॉर्मेशन कर रही है मैग्नीशियम के साथ, तो व्हाइट कलर का पाउडर मिल रहा है, ये तो सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में थी, ये सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई, कंबाइंड फॉर्म में हो गई, राइट। तो स्टेट इसने बदल दिया तो हम ये बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही। चेंज इन कलर, यहाँ पे देखो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है तो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज होने से भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ बहुत डैजलिंग फ्लेम निकलती है, हीट और लाइट भी वहां पे हमको देखने को मिलती है, यानी टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है तो भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस किसी केमिकल रिएक्शन में निकलेगी, जैसे जिंक पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो गैस निकल रही है तो भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इसी केमिकल रिएक्शन में ये जो चेंजेस हैं आपको दिखें, 2 से ज्यादा 3, 4 तक दिख सकते हैं, किसी में एक ही दिखे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, एक ये भी दिख रहा और साथ ही साथ ये इस रिएक्शन में हीट और लाइट भी निकलती है, यानी टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो दो चेंजेस साथ हो रहे हैं, तो किसी केमिकल रिएक्शन में ये चेंजेस एटलीस्ट 1 होंगे, या तो हो सकता है 4 हो या तो 2, लेकिन एटलीस्ट 1 चेंजेस होंगे जिससे हमको ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा टॉपिक है राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने केमिकल इक्वेशन के बारे में बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो मैंने सेंटेंस में इसको बोला। अगर मैं इसको वर्ड में लिख दूं मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वर्ड में मैंने लिखा तो इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, तो सिंबल के फॉर्म में मैंने लिख दिया तो इसको सिंबल इक्वेशन भी हम बोलते हैं। यहां पे देखो मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब मैंने मैग्नीशियम यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ सामने से 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम बोलते हैं। इंप्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हमको मिल जाए तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको बताती है ये हमको समझना। तो इंफॉर्मेशन ये बताती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट जो एरो के इस साइड लिखा है ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस है।
प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई। मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है, देखो ऑक्सीजन का यहाँ मॉलिक्यूल है, राइट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड है, ये मैग्नीशियम का एलिमेंट है। तो हमको ये भी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, करेक्ट। वेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, तो कितना वेट कितने के साथ कंबाइन करेगा ये भी हमको पता चल जाता है। जैसे देखो यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एक एटम का मास कितना होता है ये तो आपको पता होगा, राइट, मैग्नीशियम 12 होता है, तो 24, तो 24 दूना 48, और इसी तरह से ऑक्सीजन का एक होता है 16, तो 16 दूना 32, यानी 48-32 ग्राम से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये इधर का जो मास रहेगा, इधर का मास जोड़ोगे तो इक्वल होगा, यानी मास के बारे में भी हमको पता चल जाता है कि अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो, राइट। मोल्स के बारे में भी पता चला, अगर मोल्स के टर्म में हम इसको समझना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मोल अगर मैग्नीशियम का हम लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों अगर वॉल्यूम्स है, गैसेस के लिए लागू है, अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और वहां पे वॉल्यूम के टर्म में हम बात करें तो भी हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में उस गैसेस के वॉल्यूम्स के बारे में पता कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये कंबाइन बच्चों करती है तो अमोनिया गैस बनाती है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं अभी मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहां पे ये बैलेंस्ड हो गई। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। तो अगर मैं 100 ml मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस का नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे लेता हूं तो मुझे इसका 3 गुना लेना पड़ेगा। यहां पे देखो 3, ये 1 है, 3 है, 2 है, यही रेशियो में लेना पड़ेगा। तो यानी 300 ml हमको हाइड्रोजन गैस का लेना होगा और 2 ml हमको 200 ml हमको अमोनिया गैस का मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट है बच्चों ना, उससे हमको वॉल्यूम के बारे में भी पता चल जाता है। तो 100 ml नाइट्रोजन गैस का 300 ml हाइड्रोजन गैस का अगर मैं लूंगा तो 200 ml हमको अमोनिया गैस का मिलेगा। इसी तरह से ये रेशियो चेंज भी कर सकते हो। मान लो तुमने इसको कर दिया 200 ml ले लिया इसको, राइट, तो ये तो इसका 3 गुना है, तो ये 600 ml इसके साथ कंबाइन करेगा और फॉर्मेशन करेगा हमको 400 ml अमोनिया गैस का। तो वॉल्यूम्स के बारे में इन शॉर्ट मैंने बताया कि आपको पता चल जाता है। अब बच्चों कोई केमिकल कंपाउंड आप लिखोगे तो केमिकल कंपाउंड हमेशा वैलेंसी के रेशियो में ही कंबाइन करता है, तो इसका मतलब हमको वैलेंसी के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो मैग्नीशियम पे जितना प्लस चार्ज होगा ऑक्सीजन पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो केमिकल फार्मूला बना सकते हो। इसका मतलब वैलेंसी के बारे में भी हमको पता चल जाता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन के पहले यानी रिएक्टेंट का जितना मास है प्रोडक्ट का मास भी उतना होना चाहिए। और जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, एक एक एटम को बैलेंस करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम अगर दोनों साइड सेम हो जाएगा, रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड, तो उसका मास भी ऑब्वियसली सेम हो जाएगा। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही इसलिए करते हैं ताकि हम ये शो कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यहां पे देखो जिंक एक है इस साइड में, इधर जिंक राइट हैंड साइड में एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हर एक एटम के बराबर, यानी जिंक जितना उतना इधर जिंक, जिधर हाइड्रोजन इतना इधर उतना हाइड्रोजन, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन, तो सब बराबर है। तो इसको हम बोलेंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, आयरन है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि एक आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे आयरन 1 है बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो हर एक इंडिविजुअल एटम बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा मेथड है कि जो केमिकल फार्मूला दिया गया इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आपको बढ़ाना है यहाँ फ्रंट में यानी कोएफिशिएंट में बढ़ाना होता है, पहला रूल। दूसरा,
अगर आप फटाफट से हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो वहां से शुरू करो जहां पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो और डिफरेंट टाइप के हो। तो यहाँ पे अगर देखो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ज़्यादा है और डिफरेंट टाइप के, तो यहाँ से अगर हम सोचना शुरू करें तो केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस कर सकते हैं। नहीं यहाँ से करेंगे, दूसरी जगह सोचेंगे तब भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो कैसे मैं बैलेंस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आयरन पे फोकस करूँगा। आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब मैं सोचूंगा ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 4 बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी एटम पाने के लिए यहाँ पे जो होता है सबस्क्रिप्ट में और जो कोएफिशिएंट में उसको मल्टीप्लाई करके पता करते हैं। जैसे 4 2 8 तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो अगर मैं 4 बढ़ा दूँ तो 4 2 8। अब चेक करते हैं, आयरन 3 है, आयरन 3 है, 4 2 8, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, तो एक ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो कुछ इस तरह से इक्वेशंस को लेके आप बैलेंस करना सीख लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सीखा कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो पहला रूल है कि उसका फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। केमिकल फार्मूला सेम रखो, जो भी हम बढ़ा सकते हैं ये कोएफिशिएंट में बढ़ा सकते हैं। और नंबर ऑफ टोटल एटम अगर हमको काउंट करना है तो कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट में जो लगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चलता है। ठीक, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख दी, लेकिन वहां पर सारी कुछ चीजें हमको नहीं पता चलती है, तो उसको बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैग्नीशियम बोला गया तो ये तो नहीं पता चलता मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में है, राइट, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में, तो उसके लिए बच्चों हमको लिखना पड़ता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे एस लिख दिया तो एस से मतलब सॉलिड, जी लिख दिया तो जी से मतलब गैशियस फॉर्म में है, राइट। इसी तरह से जैसे हमने लिखा लिक्विड तो एल ऐसे लिखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में है। एक्वस यानी पानी में मिला हुआ है तो इस तरह से लिखते हैं। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पीपीटी, तो इस तरह से लिखते हैं। अब और भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो इस एरो के ऊपर भी लिख देते हो आप, राइट, कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, कितना प्रेशर लगेगा, राइट, और क्या क्या चीज़ों कौन सा कैटलिस्ट होगा, तो उससे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको पता चल सकती है, राइट। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है, और एक्स्ट्रा अगर आपको इंफॉर्मेशन बतानी है तो कैसे आपको इन सिंबल का इस्तेमाल करना है। अगर गैस है तो बच्चों इस तरह से एरो भी हम लगाते हैं अगर राइट हैंड साइड गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये तो केमिकल इक्वेशन को दर्शाने के तरीके हुए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का बेस्ट तरीका है आप प्रोडक्ट के साइड जाओ और देखो कि क्या सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्विक लाइम है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्लेक लाइम का होता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर का फॉर्मेशन, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे ये जो तीनों रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहां पर देखो मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ग्लूकोज है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो मैंने यहां पर क्यों लिखी है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। दूसरी बच्चों है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सिंगल रिएक्टेंट होना जरूरी है, सिंगल रिएक्टेंट रहेगा तभी हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट सिंगल है, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फेरस सल्फेट है, मैंने इसको गर्म किया तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है। इसका मतलब जितनी यहाँ पर रिएक्शन है ये सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको बच्चों हीट देनी होती है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे लाइट के फॉर्म में, चाहे हीट के फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, लेकिन हमको हीट देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, तोड़ने के लिए हीट हमको देनी पड़ती है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं तो
फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है और ये सीमेंट बनाने का काम आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट देते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की होती है और ऑक्सीजन गैस हमको यहाँ पर मिलती है। इसी तरह से दो रिएक्शन और है, सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट जाती है तो सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ये वाली रिएक्शन और साथ ही साथ ये वाली रिएक्शन। इसमें सनलाइट को दिखाने का तरीका देखो एच न्यू से है, तो इस तरह से भी हम सनलाइट को दिखाते हैं, यानी सनलाइट होती है तभी ये रिएक्शन काम करती है। और उसके बाद वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी वाटर को हम तोड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमको मिलती है। तो यहाँ पे ये सारी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सब एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे हीट दे रहे हैं, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह सनलाइट देंगे तो हम उसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हम तोड़ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक बात। ओके, अब दूसरा टॉपिक है कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हीट हमेशा बाहर रिएक्शन में निकलती है, इंडोथर्मिक में हमको हीट देनी पड़ती है। तो इंडोथर्मिक का बेस्ट एग्जांपल तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हमको रिएक्शन चलाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड पे अगर आप पानी डालोगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। चूने से पोताई आपने घर की होगी, तो अगर चूना लेके आते हो उसमें पानी मिलाते हो तो स्लेग लाइम ये बनता है। आप देखोगे जिस बर्तन में रिएक्शन हो उसको टच करोगे ना तो बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है, इसका मतलब उसमें हीट निकल रही है, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो जैसे ये है ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, राइट। इसमें हीट भी निकलती है, ये सीएनजी ऑटो में गैस इस्तेमाल की जाती है, तो हीट और लाइट के फॉर्म मतलब एनर्जी यहाँ पे निकलती है, राइट। तो एक्सोथर्मिक हुआ। इसी तरह से ग्लूकोज पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकल रही है, तुम चाहो तो यहाँ पे एनर्जी लिख भी सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो यहां से ये पता चला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, उसमें सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो इंडोथर्मिक, जिसमें एब्जॉर्ब किया जाता है इंडोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोलते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक ज्यादा एक्टिव मेटल दूसरा मेटल जो उससे कम एक्टिव है उसके कुछ पार्ट को अपने में शामिल कर लेता है, यानी उसके पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, तो हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर है और सल्फेट वाला पार्ट है, तो आयरन ज्यादा कॉपर से एक्टिव है, तो आयरन सल्फेट वाले पार्ट को कॉपर से डिस्प्लेस कर देता है और इसको खुद अपने में मिला देता है, तो फॉर्मेशन कर देता है फेरस सल्फेट का और कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का बच्चा होता है, तो शुरू में जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का हमको दिखता है, धीरे धीरे वो ब्लू कलर फेड होना शुरू होता है और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से फॉर्मेशन फेरस सल्फेट का हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन एग्जाम में पूछी जाती है। जिंक के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक सल्फेट वाले पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर से और जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग हो जाती है। इसी तरह से लेड है और कॉपर क्लोराइड है, तो लेड क्लोराइड वाले पार्ट को ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक मेटल के द्वारा दूसरे मेटल में जो कुछ पार्ट है उसका हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दो होगा। कैसे, देखो जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, तो बेरियम ने क्लोराइड वाले पार्ट को अमोनियम से डिस्प्लेस कर दिया, तो बेरियम क्लोराइड बना दिया।
तो अमोनियम ने हाइड्रोक्साइड वाले पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया, यानी एक्सचेंज हो रहा है। यहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा था, एक ही मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, यहां पे दोनों एक ही रिएक्टेंट डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पे देखो ऐसा नहीं हो रहा है, ये इसके पार्ट को डिस्प्लेस कर रहा है तो इसके पार्ट को ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो BaSO4 का फॉर्मेशन, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट कलर का होता है, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है, शुरू में मैंने आपको बताया था। तो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है और KNO3 का यहां पर फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों यहां पे देखो मैंने लिखा है PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये वाटर में घुलता नहीं, डिसॉल्व नहीं होता। तो जिस टेस्ट ट्यूब में लेस से आप रिएक्शन करा रहे हो तो ये धीरे 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 सॉलिड फॉर्म टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब आपके सिलेबस में व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, ये भी लेड आयोडाइड भी एक प्रेसिपिटेट है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनना है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ एक एक बातें इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक से बिल्कुल आपके सिलेबस से स्टिक होते हुए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो हर चीज बिल्कुल जो बातें बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है और कॉपी में नोट डाउन करनी है। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि अब डिफरेंशिएट तुम कर पाओगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम किसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कॉपर है, ये अकेला है, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद देखो यहां पे कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए हम बोलेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ी है और यहां पे देखो इस साइड प्रोडक्ट के साइड, तो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन थी वो रिमूव हो गई, तो नाइट्रोजन का यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पे देखो फेरस आयन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फेरिक आयन में बदल गया, यानी पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही, तो मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं, इधर आके ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इस केस में कराया किसने, ऑक्सीजन गैस ने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन इसका करा कौन रहा है, ऑक्सीजन करा रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई ऑक्सीजन। ठीक, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। देखो यहां पे एडिशन, यहां पे रिमूवल, यहां रिमूवल, यहां एडिशन, यहां रिमूवल, यहां पे एडिशन, तो उसकी अपोजिट है। करेक्ट, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड, यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे देखो ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं है, यानी कॉपर का हो गया रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहां पे देखो नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस साइड में देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गए, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो नाइट्रोजन का हो गया यहां पर रिडक्शन। ठीक, यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, यानी इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे पॉजिटिव चार्ज घट गया, तो पॉजिटिव चार्ज का घटना रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन जहां बच्चों होता है वहीं पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलती है, इसलिए हमने दोनों को कंबाइन किया, रेड यहां से उठाया, ऑक्स यहां से उठाया और बोला रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वहीं पे रिडक्शन भी साथ साथ चल रही है। इस रिएक्शन पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या प्रोसेस हो रही है। देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है और यहां पे देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन हट गई ना, तो रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो ये हुआ रिडक्शन, तो इसका हो गया रिडक्शन, तो ये हम बोलेंगे रिडक्शन, राइट। मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डन। अब यहां पे क्लोरीन पे ध्यान ऑब्जर्व करो, क्लोरीन यहां पे
हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हैं और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हट गई, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्लोरीन का हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रही है, इसलिए हम किसी भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे रिडक्शन भी होगी। ठीक बात, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की बहुत फायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। फायदे में जैसे नुकसान में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारा लोहा लाते हैं उसमें जंग लग जाती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होती है। कैसे, देखो आयरन के साथ ऑक्सीजन जोड़ रही है तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप बोलते हैं सिंपली। तो इसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है। जब रस्टिंग होती है तो दो चीजों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का भी और पानी का। एक भी एब्सेंट रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होती है। हमारा लोहा खराब हो जाता है, अब लोहे को रस्टिंग ना लगे उसके लिए गैल्वेनाइजेशन हम करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, जिससे हमारा आयरन सुरक्षित रहे। ठीक, इसी तरह ऑयल और फैट्स से बनी चीजें, जो ऑयली चीजें होती हैं, अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन उनके साथ टेम्परेचर जनरली हाई रखना होता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, राइट, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रैंसिडिटी हो गई। तो ऑक्सीजन का होना जरूरी, हाई टेम्परेचर का होना जरूरी है रैंसिडिटी के लिए, किसी ऑयल से बनी हुई चीज का खराब होने के लिए। तो इसमें भी देखो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन अगर हटा दें इसकी जगह नाइट्रोजन भर दें, जैसे रेफ्रिजरेटर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, टेम्परेचर तो रेफ्रिजरेटर में कम होता ही है, राइट। तो दोनों चीज़ों अगर हटा दें, जैसे चिप्स होती है, चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस जब आप फोड़ते हो देखो उसमें गैस निकलती है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन होती तो रैंसिडिटी हो जाती, तो वहाँ नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का ये हार्म्स है, राइट। बहुत से फायदे भी होते हैं, जैसे एलपीजी गैस है उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन उसमें लाइट और एनर्जी हमको मिलती है, हम खाना बनाते हैं। सीएनजी ऑटो है उसमें भी CH4 पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है जिसमें हमको हीट और एनर्जी मिलती है जिससे ऑटो चलता है, राइट। जैसे रिस्पिरेशन की रिएक्शन है तो ग्लूकोज पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, वो भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन उसमें हमको हीट मिलती है और हम चलते हैं, राइट, उसी से तो हमको एनर्जी मिलती है। तो बहुत से फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को खत्म किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।